सभी, मैं दिग्विजय फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 3 आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, क्योंकि इस चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जो दो टॉपिक है वो ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें फर्स्ट टॉपिक यहां से निकल के आता है डिस्टेंस फॉर्मूला, और सेकंड टॉपिक जो है वो है आपका सेक्शन फॉर्मूला। अगर आप लोगों को सेक्शन फॉर्मूला अच्छे से आ जाएगा तो जो क्वेश्चन एग्जाम में घुमा फिरा के पूछा जाता है वो डिस्टेंस फॉर्मूला के बजाय सेक्शन फॉर्मूला पे पूछा जाता है, और जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है वो भी यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला की और सेक्शन फॉर्मूला दोनों की काफी अच्छी है। इसीलिए इस चैप्टर को थोड़ा बच्चे टफ ले जाते हैं, वो ये देखते हैं कि क्वेश्चन डिफिकल्ट है या इसमें क्या कहना चाह रहा है, या रेशो दिया है तो कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं या कोऑर्डिनेट्स देकर रेशो पूछा जाएगा, यही 2-5 क्वेश्चन बच्चों को टफ लगते हैं। आओ बच्चों, आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेक्शन फॉर्मूला के बेसिक सवालों में बिल्कुल दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेक्शन फॉर्मूला एक्चुअली है क्या। देखो, सेक्शन फॉर्मूला ये बोलता है कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट ए है, या मतलब कोई कोऑर्डिनेट ए है और एक पॉइंट है बी जिसके कुछ कोऑर्डिनेट है। अब मान लेते हैं कि ए के कोऑर्डिनेट क्या है, x1, y1। क्या है ए के कोऑर्डिनेट x1, y1। ठीक है, और हमने मान लिया कि बी के कोऑर्डिनेट क्या है, x2, y2। क्लियर। अब यहां पे हमें एक पॉइंट गिवन रहेगा, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन पे, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को ध्यान से देखो, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन पे हमें एक पॉइंट मिलेगा। वो जरूरी नहीं है कि बीच में ही मिले, बीचों बीच मिले, ये जरूरी नहीं है। वो कहीं पर भी हो सकता है, वो लेफ्ट साइड भी हो सकता है, राइट साइड भी हो सकता है। ये एक केस लेके चलते हैं कि चलो लेफ्ट साइड है, पी पॉइंट एक लेफ्ट साइड है, तो जो पी पॉइंट है उस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो डायरेक्ट है किससे, सेक्शन फॉर्मूला से। किससे है, सेक्शन फॉर्मूला से। लेकिन सेक्शन फॉर्मूला अगर यहां पे लगेगा तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स निकल करके आएंगे, वो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, आओ इसको देखते हैं। तो जो P के कोऑर्डिनेट लिखे जाएंगे, पहले तो ये देखा जाएगा कि जो AP और BP का जो रेशियो है वो क्या है। क्या देखा जाएगा कि AP और BP की लेंथ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, AP और BP की लेंथ की बात नहीं कर रहा हूं। मान लेते हैं कि इसकी लेंथ 20 है, इसकी 80 है, लेकिन मैं रेशियो की बात कर रहा हूं। कैसे, माना इसकी लेंथ है 20, माना इसकी लेंथ है 80, मैं रेशो की बात कर रहा हूं, मतलब 0 से 0 कट जाएगा। यहां पे बात चल रही है 1:4। रेशो का मतलब क्या होता है, रेशो का मतलब होता है कि भाई ये कहना चाह रहा है कि ये हिस्सा अगर 1 है तो ये हिस्सा इसका 4 गुना है, नीचे वाला हिस्सा ऊपर वाले हिस्से का कितना गुना है, 4 गुना। दैट इज कॉल्ड रेशो। इसे रेशो कहा जाएगा कि किस रेशो में यहां पे है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास जो रेशो है वो ऑलरेडी अभी गिवन नहीं है, क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, हम एक जनरल फॉर्मूला बना रहे हैं जो हमारी यूज आएगा। अब यहां से मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है या फिर ये जो रेशियो डिवाइड हुआ, डिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद जो रेशियो डिवाइड हुआ वो हमने मान लिया m1 एंड m2। क्या मान लिया, m1 एंड m2। अच्छा, x1 एंड y1 क्या माने थे हमने, कोऑर्डिनेट ऑफ ए। क्या माने थे, कोऑर्डिनेट ऑफ ए। ठीक है, कोमा लगा देते हैं। x1, y1 क्या माने हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ ए। x2, y2 क्या माना है, कोऑर्डिनेट ऑफ बी। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। क्लियर, ए के कोऑर्डिनेट भी माने हैं और बी के कोऑर्डिनेट भी माने हैं। क्लियर है। m1 एंड m2 क्या माना है, m1 रेशियो m2 क्या है, m1 रेशियो m2 है आपका AP लेंथ और BP लेंथ का रेशियो। क्लियर है। अब हमें कोऑर्डिनेट किसके लिखने हैं, P के। आ जाइए फटाफट से इसके फॉर्मूले को देखते हैं जो कि कितना आसान है। देखिए, अब कोई भी कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, ध्यान से देखना, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, बहुत ज्यादा। भैया कोई भी अगर कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा, तो उसका पहले एक्स एक्सिस पे मौजूदगी लिखी जाएगी। एक्स एक्सिस पे वो कहां लाए कर रहा है ये बताया जाएगा, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स का कोऑर्डिनेट बताया जाएगा। क्लियर है।
क्या बताया जाएगा, x का कोऑर्डिनेट, और फिर क्या बताया जाएगा, y का कोऑर्डिनेट। मतलब यहां पे कुछ आएगा, कोमा लगेगा, फिर यहां पे कुछ आएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ रही है बात। ये पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट रहे होंगे इन दोनों की तरह, इन दोनों की तरह। तो यहां पे इन दोनों, इन सबको 1 2 3 4 इन चारों को मिला करके एक फॉर्मूला बनाया गया है। क्या है, ध्यान से देखो, फॉर्मूला है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये क्या है, ये है x कोऑर्डिनेट। क्या है, x कोऑर्डिनेट। ठीक, अब अगर x लिखना आ गया, x कैसे लिखा, 1 2 2 1, क्या लिखा, 1 के साथ 2 को लिखा, 2 के साथ 1 को लिखा। फॉर्मूला है, मैं डिराइव करके भी बता दूंगा, मैं डिराइव करके बता दूंगा आपको, याद करवा दूंगा पूरा कि भैया ये फॉर्मूला है। नहीं भूल भी जाओ तो 2 मिनट के अंदर आप डिराइव कर सकते हो। ठीक है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर, और यहां से है m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। बड़ा आसान है ये तो। ये क्या है, इसका y कोऑर्डिनेट। क्या है ये, इसका y कोऑर्डिनेट। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं प्रूफ ऑफ सेक्शन फॉर्मूला की। क्या बात करते हैं अब हम, प्रूफ ऑफ सेक्शन फॉर्मूला की। अब हम बात करेंगे इसके प्रूफ की, कि इसका प्रूफ कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। देखो बच्चों, एनसीईआरटी में जो इसका सीक्वेंस है, या मैं कहूं नंबर है, वो 7th चैप्टर है। लेकिन इससे पहले जो 6th चैप्टर है उसका नाम है भैया क्या, ट्रायंगल। और सबसे टफ चैप्टर ही वही है जिसमें बच्चे डिफिकल्टीज महसूस करते हैं, वही चैप्टर है ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स की मैं एक बेसिक प्रॉपर्टी यहां पे पहले बताऊंगा, उसके बाद में हम इसके प्रूफ को बहुत आसानी से समझ लेंगे, बहुत ज्यादा आसानी से। लेकिन सबसे पहले मुझे आप लोगों को बताना होगा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, किसका, सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल। क्या, सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल। आ जाइए, तो प्रूफ ऑफ सेक्शन फॉर्मूला करने से पहले हमें यहां से कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखना होगा। क्या है वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स। दो ट्रायंगल्स की क्या है बच्चों, सिमिलैरिटी है। अब ध्यान से देखो सिमिलैरिटी क्या होती है। मान लेते हैं कि मैंने एक ये ट्रायंगल बनाया, छोटा ट्रायंगल। क्या बनाया, एक छोटा ट्रायंगल। ठीक है, ये बनाया। एक मैंने ऐसा का ऐसा ही कैसा बनाया, एक बड़ा ट्रायंगल बनाया। क्लियर है, लेकिन मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर एक खास बात रखी। बनाते वक्त जो मैंने एक खास बात रखी, वो क्या रखी, जो मेरे हाथ में था रखना, वो मैंने रखी। क्या रखी, मैंने सबसे पहले तो नाम दिए इनको। ठीक है, ए बी सी, तो बड़ा बेसिक है, नाम तो देने ही थे। ये होगा आपका पी क्यू आर। ठीक, अब नाम देने के बाद में मैंने सोचा कि मैं एंगल बी को बनाता हूं कितना डिग्री, मैं एंगल बी को बनाता हूं यहां से 40 डिग्री। कितना बनाता हूं, 40 डिग्री। क्लियर, समझ में आ रही बात। अब ये देखा कि फिर यहां से इसको बना दिया जाए 60 डिग्री। कितना बना दिया जाए, 60 डिग्री। ठीक है, अभी ये ऑटोमेटिकली कितना बन जाएगा, 80 डिग्री। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब मैंने यहां पे क्या किया, मैंने यहां पे जो ये दूसरा ट्रायंगल बनाया, जो दूसरा ट्रायंगल बनाया, पहले ये बनाया, उसके बाद मैंने ये बनाया, इसको बड़ा बनाया। लेकिन बड़े के साथ में इसके एंगल्स चेंज नहीं किए, इसके एंगल्स चेंज नहीं किए। कैसे, 40। अब आपका सवाल आएगा, सर यहां 40 है तो यहां 40 होना जरूरी है कि नहीं, यहां 40 होना जरूरी नहीं है, 40 कहीं भी हो सकता है। क्लियर है, मैं यहां लिख रहा हूं ताकि मैं आपको कोरेस्पॉन्डिंग क्या होता है वो समझा सकूं। मैं बार बार बोलूंगा कोरेस्पॉन्डिंग कोरेस्पॉन्डिंग, तो कोरेस्पॉन्डिंग इजी वे में यहां से समझा जा सकता है। शुरुआत में वहां पे हम कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि ट्रायंगल नहीं पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फॉर्मूला का प्रूफ पढ़ने से पहले अगर 5 मिनट आप इसमें देंगे तो प्रूफ बहुत आसानी से समझ में आपको आ जाएगा। यहां से ये लगाया मैंने 80, ठीक है, और यहां से मैंने लगाया भैया 60। तो बस मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। क्या हो गए, दोनों ट्रायंगल सिमिलर। तो यहां से सिमिलैरिटी की जो कंडीशन है वो एक्चुअली होनी क्या है, दो ट्रायंगल की सिमिलैरिटी की जो कंडीशन आपको समझ में आई है, आप लोगों को अभी पता चला है, जो फर्स्ट टाइम देख रहा है, वो आप मुझे बताओ कि ये क्या पता चला आपको। ये पता चला कि इस ट्रायंगल के तीनों एंगल, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल के क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए।
किसी न किसी सीक्वेंस में इक्वल होने चाहिए। तो ट्राइंगल्स क्या कहलाएंगे? सिमिलर कहलाएंगे। सिमिलर के अंदर होता क्या है? सिमिलर के अंदर जो शेप है वो सेम होना चाहिए, साइज मैटर नहीं करता। साइज सेम होने से मतलब नहीं है, शेप जो है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जबकि कॉन्ग्रुएंसी इसका जस्ट ऑपोजिट है। मैं यूं कहूं ऑपोजिट तो नहीं है, लेकिन कम से कम थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा अलग एक्सप्रेशन है उसका। क्या है वो? ये बोलता है कि जो दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट अगर होना चाहते हैं तो उन दोनों का जो रेशियो, जो मैं बात करूं साइज की और जो मैं बात करूं अगर इसके शेप की, तो साइज और शेप जो होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे। जो मतलब फर्स्ट का जो शेप साइज है वही शेप साइज किसका होगा? सेकंड का होगा। यहां पे साइज का मैटर नहीं है, केवल शेप सेम होना चाहिए। तो यही सिमिलरिटी का रूल है। अब सिमिलर हो गए हैं तो इनकी सिमिलरिटी लिखी कैसे जाए? तो लिखा कैसे जाए? बड़ा आसान है। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। दिख तो रहा है आपको? दिख रहा है? सही है। ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल पी क्यू आर के क्या है भैया? सिमिलर है। ठीक है, एबीसी पी क्यू आर, मतलब यहां का जो सीक्वेंस फॉलो कर दिया ना भाई, यहां का सीक्वेंस फिर वही फॉलो होना चाहिए। जो यहां सीक्वेंस फॉलो कर दिया वही सीक्वेंस यहां फॉलो होगा। क्लियर है? तो एबीसी पी क्यू आर ये सीक्वेंस फॉलो हो गया। तो लेकिन जब ये सिमिलरिटी लिखी जाएगी तो यहां से एक छोटी सी लाइन लिखी जाती है कि दी रेशियो ऑफ corresponding sides of two similar triangles are equal। जो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं वो आपस में जो उनकी साइड्स का कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है, वो क्या होगा? सेम होगा। कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का क्या मतलब है? बस यही देखना है। ये इंग्लिश में मैंने लिख दिया, इसको मैथ्स में देखते हैं कि कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होने का मतलब क्या है। आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल ये दो अक्षर उठाने हैं। उठा लिया भैया, ए बी। ठीक है जी, आ गए। अब दो इसके उठाए तो दो इसके भी उठाओ। रेशियो है तो रेशियो लगाओ, डिवाइड लगाओ। समझ गए होगे? ज्यादा टफ नहीं है, समझने की बात है। ठीक, इक्वल लगाओ। अब बीसी उठाओ। ठीक, तो बीसी की जगह फिर क्या उठ जाएगा? यहां से क्यू आर उठ जाएगा। तो बीसी अपॉन क्यू आर इक्वल होगा किसके? एसी और पी आर के रेशियो के। तो बस अगर ये बात हजम हो गई, इतनी सी, बस केवल इतनी सी ये बात अगर हजम हो गई है तो बस आगे बढ़ सकते हैं। यहां से आगे बढ़ सकते हैं। फटाफट से इसको नोट कर लीजिए आप लोग, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला समझ में आया कि भाई ये सेक्शन फॉर्मूला अब हमें प्रूव करना है कि ये होगा एक्स कोऑर्डिनेट और ये होगा वाई कोऑर्डिनेट। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इसके रेस्पेक्ट में व्हेन रेशियो इज गिवन m1 रेशियो m2, देन कोऑर्डिनेट्स विल बिकम m1 x2 प्लस m2 x1 प्लस अपॉन m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर? बोलने में थोड़ा अजीब है लेकिन प्रूव कर देंगे, देखते हैं आप लोगों को समझ में आएगा। यहां से आगे बढ़ते हैं। तो हेडिंग लगा दो अब, प्रूफ ऑफ सेक्शन फॉर्मूला लगा रखी है आप लोगों ने, चलो कोई नहीं। तो प्रूफ करते हैं सेक्शन फॉर्मूला का। तो एक काम करते हैं भैया, ये कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं और कार्टेशियन प्लेन पे यहां से दो पॉइंट बना लेते हैं, जिसको पहला नाम देते हैं ए और दूसरे को नाम देते हैं बी। देखो मैंने आप लोगों को डिस्टेंस फॉर्मूला का प्रूफ भी पार्ट 2 में करवाया है, पार्ट 1 में शायद पार्ट 2 में करवाया है मैंने। ठीक है, यहाँ पे हम लेकर के आ गए हैं थर्ड पार्ट, जिसमें हम प्रूफ देख रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला का। मान लेते हैं भैया, मानने की क्या बात है, ये y एक्सिस होना ही है, ये x एक्सिस होना ही है। ठीक है, यहां से इस कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं कि ये आया है भैया x1 पे और ये गए हैं भाई साहब कहां पे? y1 पे। और ये कोऑर्डिनेट आए हैं आपके भाई साहब कहां पे? x2 पे। और ये यहां कहां गए हैं? y2 पे। समझ में आ रहा होगा? ये तो इंप्रेशन है कि ये पॉइंट कहां है। ये भैया xy प्लेन में है, तो x की दूर x में कितना है और y में कितना है। क्लियर है ना? ये तो बहुत बेसिक है कि x में कितना दूर है, y में कितना दूर है, y एक्सिस से कितना दूर है और x एक्सिस से कितना दूर है। क्लियर है? x एक्सिस से दूर, y एक्सिस से दूर। समझ में आ गया होगा, बेसिक है, मैंने पढ़ाया भी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फर्स्ट पार्ट में ही, आप लोगों को मैंने बेसिक से पढ़ाया है। ठीक है,
ठीक, तो अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी हम ये देख रहे हैं कि भैया कोई पी पॉइंट था क्या पी पॉइंट, बिल्कुल था। यहाँ था क्या M1, बिल्कुल। यहाँ क्या था M2 था भी, है ना। तो मान लेते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट हमें तो नहीं पता, तो मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट है भैया क्या है XY, क्या है XY, क्लियर। तो XY अगर कोऑर्डिनेट है तो यहाँ का इंप्रेशन क्या देगा भाई साहब, ये X देगा, और यहाँ का इंप्रेशन क्या देंगे भाई साहब, Y देंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो फटाक से ये कर दीजिए जो मैं कर रहा हूं, बस काम बन जाएगा। जो मैंने कर दिया वो आप कर दीजिए, काम बन जाएगा, बस कुछ नहीं करना। यहां से इसको मिलाया, यहां से इसको मिलाया, यहां से इसको मिलाया। भैया क्या कर रहे हो आप सर, ये आपने क्यों किया ऐसा, रेक्टेंगल भी बना दिया बीच में। अरे नहीं भाई, मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मैं तो केवल दो ट्रायंगल दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को, ये दो ट्रायंगल दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, क्लियर है। ABC हो गया अपना, ठीक है। यहां मानते हैं D, कोई ना, ज्यादा कुछ खास काम आने वाला है नहीं, इसे मान लेते हैं D, कोई बात नहीं, चल जाएगा काम, ठीक। समझ में आ रहा है। दो ट्रायंगल दिख रहे हैं क्या, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, तो ऐसा करते हैं इनको अलग से बना लिया जाए, क्योंकि थोड़ा ठीक रहेगा। अगर इसको बना लेंगे अलग से तो थोड़ा ठीक रहेगा। ये बना लिया, और ये ट्रायंगल फिर ये ऊपर बना हुआ है और थोड़ा बड़ा बना हुआ है, तो बड़ा बना दिया, ऊपर बना दिया, ताकि इसको देखने में भी थोड़ा ठीक लगे, ठीक। तो अब ये तो भैया देखो यार 90 है, सबको ही पता है, ये तो किसको नहीं पता, यहाँ पे सबको पता होगा जो देख रहा है वीडियो, 90 है, ठीक है, स्ट्रेट है ना, वाई एक्सिस पे है, ठीक। अब आप मुझे बताओ कि जो ये एंगल होगा, क्या वो एंगल यही होगा क्या? देखो ध्यान से, एंगल क्या होता है, कैसे निकालते हैं एंगल, ये स्लोप है, ये एक बार एक्स एक्सिस से जितनी उठी हुई है उतनी उठी हुई है, बस ये कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है। तो यहाँ पे इसको क्या कहते हैं भैया, इसको क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं, स्लोप क्या कहते हैं, स्लोप। तो स्लोप तो फिक्स है ना, तो थीटा होगा, यहाँ पे भी थीटा होगा, तो मतलब जो एंगल यहाँ होगा वही एंगल यहाँ होगा। तो यहाँ 90 है तो यहाँ थीटा है, थीटा से डरो मत भाई, है ना, नहीं पड़ा है कुछ तो डरो मत थीटा से, थीटा कुछ भी नहीं है, वेरिएबल है, एंगल का वेरिएबल हम लेते हैं, और कुछ नहीं तुम्हारे लिए, ठीक है। तो यहां से आप ये देख रहे हैं कि भैया ये दो एंगल जो हैं इसके दो एंगल के बराबर हैं, तो इसका तीसरा तो ऑटोमेटिकली इसके तीसरे के इक्वल होना ही चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था। तो आप फटाक से ये कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल APE सिमिलर है ट्रायंगल PBD के, है कि नहीं, बोलो बोलो, बताओ, समझ में आ रही है बात, है कि नहीं, आ गया मजा। अभी देखो ये तो पढ़ा थोड़ी देर पहले हमने कि भैया ऐसे ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, तो ये भी हमको दिख गए तो हमने कर दिए, वो बहुत आसानी से कर दिए, बहुत ही आसानी से, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। ए बोला तो P बोला, P बोला तो यहां से क्या बोला, यहां से A बोल के क्या बोला, P बोला, तो यहां A की जगह क्या बोला P, फिर क्या बोला P, यहां क्या बोला B, E की जगह D। समझ में आ रहा होगा, ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, अब हमें ये करना है कि जो सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं उनके कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। उनके कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल। अच्छा, हमें प्रूव क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है कि हमने जो ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लिए हैं x, y, लेट दी कोऑर्डिनेट ऑफ P पॉइंट x, y, तो हमें x क्या प्रूव करना है, हमें करना है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, और हमें y क्या प्रूव करना है, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक। ये x प्रूव करना है और हमें ये क्या प्रूव करना है भैया, y। तो बस यही तो प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो द कोरेस्पॉन्डिंग sides, the ratio of corresponding sides, the ratio of corresponding sides of two similar triangles are equal। रेशियो इक्वल होता है, बोलो भैया, AP अपॉन BP इक्वल PE अपॉन BD इक्वल AE अपॉन PD। अब देखो मैं ये नहीं समझाऊंगा, अभी समझा दिया हमने, 2 अपॉन 2, 2 अगले 2 अगले 2, आगे पीछे के 2 आगे पीछे के 2, समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, क्लियर। क्या है भैया AP तो M1 है, देखो AP तो M1 है ना, आपने क्या माना हुआ है, M1 रेशियो M2, बात कर चुके हैं कि भैया AP रेशियो PB क्या माना हुआ है, M1 रेशियो M2, ठीक। तो AP अपॉन PB क्या है, M1 रेशियो M2 इक्वल PE। समस्याओं का जो अब बवाल है वो अब चलेगा, अब डिस्टेंसेस निकालने के लिए थोड़ी थोड़ी माथापच्ची करनी पड़ेगी, हल्की फुल्की, कोई खास नहीं, ज्यादा कोई खास नहीं, ठीक है।
क्या कैलकुलेट करना है? पीई। कहाँ है पीई? ढूंढो पहले पीई को। ये रहा पीई। ये डिस्टेंस कितनी है पूरी? अरे जितनी ये है उतनी ये है भाई। तो ये कितनी है? y है, तो ये भी y है। और ये कितनी है? y1, तो ये कितनी है? y1। तो ये पूरी तो क्या है? y। और ये क्या है? y1। तो ये वाली कितनी बनेगी? y माइनस y1। तो y माइनस y1। क्लियर? पीई अपॉन बीडी। बीडी को भी देखो, बीडी क्या होगी? ये पूरा क्या है? y2। ये भी यहां तक कितना है? y। देखो ना भैया, यहां तक देखो कितना है? y। और पूरा कितना है? y2। तो ये टुकड़ा ऑटोमेटिकली क्या बचा? y2 माइनस y। तो y2 माइनस y। क्लियर? इक्वल। अब बात करते हैं किसकी? एई और पीडी की। लेंदी होगा ये लेक्चर, क्योंकि पढ़ रहे होगे जिसको मजा आ रहा होगा। एई, एई तो क्या होगा? एई सोचो, ये x माइनस x1, ये पूरा क्या है? x। ये यहां तक कितना है? x1। तो ये कितना बचा? x माइनस x1। तो x माइनस x1। पीडी कितना है? ये रहा पीडी। पीडी कितना है? यहां तक कितना है? x2। यहां तक कितना है? x। तो x2 माइनस x। क्लियर? समझ में आया? यहां तक समझ में आ गया होगा। अब मैं जो आगे की चीज करने जा रहा हूं वो थोड़ा सा स्पेस लेगी, वो थोड़ा वो समझाना भी जरूरी है, इसलिए स्पेस का यही यूज किया जाए, ज्यादा बेटर है। इरेज करने से नहीं होगा, यही किया जाएगा। ठीक है, आओ, दिख रहा होगा तो आसानी से, कोई खास नहीं। तो एक काम करते हैं, केस बनाते हैं इसके, केस 1 बनाते हैं और केस 2 बनाते हैं। याद है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में अगर कहीं पढ़ के आए हो आप लोग, तो ये याद है a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 इक्वल c1 बाई c2। तो एक बार a1 बाई a2 को किसके लेते थे? b1 बाई b2 के। एक बार a1 बाई a2 को किसके लेते थे? c1 बाई c2 के। याद होगा थोड़ा बहुत तो आ जाओ। केस 1 में मैंने क्या कर दिया भैया? m1 अपॉन m2 इक्वल y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y। सही है, समझ में आ रहा होगा ये तो, कोई दिक्कत? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो m1 y2 माइनस m1y इक्वल m2y माइनस m2y1। सही है, समझ में आ गया तो अब यहां से क्या करेंगे? अब यहां से काम करते हैं, ये m2y तो यहाँ है ही, इस m1y को भी इधर ही भेज देते हैं और माइनस के m2y को इधर ले जाते हैं। तो ये बन जाएगा m1y2 प्लस m2y1। ठीक है, अब ये y कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया? m1 प्लस m2। तो ये m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। बोलो समझ में आ रहा है? दिख रहा है क्या? कहीं दिखे ही ना। दिख रहा है? दिख तो जाएगा वैसे तो, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए होगे क्या किया है भाई? मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ से इसको उठाया, इंटू कर दिया और सोल्व कर दिया। किसके लिए? y के लिए। सोल्व किसके लिए कर दिया? y के लिए। देखो यहाँ से हटा, नीचे आ गया। ठीक है, x के लिए सोल्व कर देते हैं तो छोटा छोटा कर देते हैं, है ना। तो केस 2 यहाँ लिख देते हैं और x के लिए सोल्व कर देते हैं। देखो, तो केस 2 के अंदर क्या करने वाले हैं? m1 अपॉन m2 को सोल्व करने वाले हैं। किसके लिए? x1 x माइनस x1 x2 माइनस x। चक्कर तो नहीं आ रहे आप लोगों को? थोड़े से आ सकते हैं। थोड़ा सा खास जो बात का ध्यान यहाँ रखना है, उसके बाद तो आंख बंद करके करोगे तो भी चीजें समझ में अपने आप आने लग जाएगी। 2 बार प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो फिर नहीं होने वाला है। m1x2 माइनस m1x इक्वल m2x माइनस m2x1। सही, माइनस के m1x को उधर भेज दो तो ये बन गया m1x प्लस m2x, और ये माइनस के m2x1 को उधर लिया हो तो m1x2 प्लस m2x1। यहां से x कॉमन आ गया, क्या बन गया? m1 प्लस m2। यहाँ क्या आ गया? m1x2 प्लस m2x1। तो यहां से x की वैल्यू ऑटोमेटिक क्या आ गई? m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर? होप सो बात समझ में आई होगी। इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उस पे हम क्वेश्चन करने वाले हैं, उस पार्ट पे हम केवल क्वेश्चन करने वाले हैं। अब कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं, बहुत लेंथी लेक्चर एक कॉन्सेप्ट को लेकर के हो चुका है, लेकिन अब हिलने वाला कॉन्सेप्ट आपका नहीं है। अगर एक बार रिवाइज कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।